बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन, और अपने अपने घरों में महफूज रखे। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलायजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आज मुस्कुराती सुबह में एक अहम पैगाम के साथ सुबह का आगाज़ करना चाहूँगी। नाजरीन, पूरा मुल्क जो है 60 से 70% मुल्क जो है वो सैलाब ज़दगान की नज़र हो चुका है, सैलाब की नज़र हो चुका है। हमने इससे पहले जो सैलाब आया था वो इस सैलाब के आगे कुछ भी नहीं है। इस सैलाब ने जो तबाकारियां मचाई हैं, जो हालात हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस में देख रहे होंगे, मैंने भी अपनी आंखों से देखे, और रूह कांप जाने वाले मंजर हैं। हम लोग जो कुदरती आफत आ चुकी है, हम उसको ठीक नहीं कर सकते, हम लोग डैम नहीं बनवा सकते, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी जात से ये कर सकते हैं कि जगह जगह पर कराची में कैंप्स लगे हुए हैं। एक पानी की बोतल और एक बिस्किट का पैकेट और चने की थैली, अगर आपकी इतनी इस्तिताअत है तो आप प्लीज जाके जगह जगह जो कैंप लगे हुए हैं, जहां पर भी कराची के किसी भी एरिया में आप रहते हैं, यहाँ पर लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं, रिलीफ कैंप है सैलाब ज़दगान के लिए, तो आप लोग वहां जाइए। एक डब्बा पैकेट का जो क्या 160 रुपए का, और एक 30 रुपए की पानी की बोतल, मतलब 200 रुपए तो कोई भी खर्च कर सकता है, जैसे भी आपके हालात हों, कैसे भी कुछ हो। मैंने ये देखा था, एक बाइक चलाने वाले भाई, जो हमारी एप्स होती है डिफरेंट, वो चलाते थे, उन्होंने एक गुल्लक बनाई हुई थी, वो जाके उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ फंड में दे दी। ये जज्बा है हमारी कौम का, ये जज्बा है हमारे लोगों का। तो आप सब भी आइए, साथ मिलकर चलते हैं, और एक बार फिर इस सैलाब से जो हमारे मुल्क में तबाहकारियां हुई हैं, क्योंकि वो लोग हमारे आसरे पे हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा मदद करे, तो मदद करें प्लीज। मेरा ये पैगाम है मेट्रो वन न्यूज की तवज्जुह से, मुस्कुराती सुबह की तवज्जुह से, कि आप लोग सब मिलके एक कौम की बहैसियत एक कौम सब मिलके जो है उनकी मदद करें। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, ये बात ऐसी है कि अजीब कैफियत हो जाती है मेरी, तो मैं देख देख के बहुत परेशान हूँ। 2-3 दिन से जो मेरे पास वीडियोस आई हैं, हमें तो इस बात का पता ही नहीं है कि वो लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास ना छत है, ना खाने को कुछ है, ना बेआरो मददगार बैठे हुए हैं आसमान के नीचे, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, और पता नहीं कितने दिन वहाँ पे बरसात होगी। अपने लिए दुआ कीजिए, अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए, और पूरे पाकिस्तान में बस आप ये दुआ करें कि 60 से 70% अगर पाकिस्तान डूब गया है सैलाब में, तो वो खुदा ना खास्ता अगर हब डैम तक पानी आ जाता है, अगर कराची तक पानी आ जाता है, हमारे प्यारे अपने बारे में सोच के ही रूह कांप जाती है। तो प्लीज जरा सोचें और मदद करें। इसी के साथ साथ अपने शो की तरफ जाने बढ़ना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। एक बात मैं भी बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा मैसेज दिया। एक बिस्किट का पैकेट, एक पानी की बोतल, या थोड़ा सा कुछ भी लेके आप नहीं कर सकते हैं, कांटे का थैला दे दें आप। देखिए, ऐसे लोगों को दें जो वाकई में वहाँ पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह करे जो फंड जमा हो रहा है, जो चीज़ें वो वाकई में इस्तेमाल हों। नहीं दूसरी चीज, आटे का तो ये वहाँ पे सानिया हो रहा है, वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वहाँ पे बना नहीं सकते, तो वहाँ पर बारिश हो जा रही है बार बार, तो आप आटा तो भिजवा ही नहीं सकते, वहाँ तक जाने में गीला हो जाता है। तो मैंने कोई वीडियो देखी थी, बिस्किट का पैकेट हो, या कोई ऐसी चीजें, सूखी चीजें हो जी, आप दे सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि खुदा जिस तरीके से इस वक्त अवाम एक हुई है, बिल्कुल अल्लाह पाक इस यकजहती को हमेशा कायम रखे, आमीन। और बाकी जितने बड़े लोग देख रहे हैं, अगर उनकी कुर्सी की जंग से फुर्सत मिले तो प्लीज आप लोग जरूर जाइए इनके पास। बिल्कुल, रास्ते मुनक़ता हो गए हैं, रास्ता नहीं है इस तरह जाने का। फिर भी जो लोग दिल में दर्द रखते हैं, जो खौफ खुदा रखते हैं, जो इस चीज से कांप उठते हैं कि खुदा न खास्ता अगर हम पे ये वक्त आया होता तो क्या होता, वो लोग बहुत रवा दवा हैं, वो लोग पहुंचा रहे हैं सामान। अल्लाह पाक इन सबको हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हम सब की हिफाजत करे, जितने मुसलमान या जितने हमारे इस मुल्क में रह रहे हैं लोग, जितना हमारा रकबा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ साथ हकीम साहब, मैं टॉपिक की जानिब आना चाहूंगी, क्योंकि ये बात तो ऐसी है कि हम इस पे पूरे 2 घंटे भी बात करें तो कम हो जाती है। इसी के साथ साथ नाजरीन, आप लोगों को बताना चाहूंगी, आज का जो हमारा टॉपिक है, अक्सर बेशतर हमारी कमर में चुक आ जाती है, जिस्म में बहुत सारे दर्द हो जाते हैं, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कभी कभी पैर सुन हो जाते हैं, कभी हाथ सुन हो जाते हैं, मतलब जिस्म के तमाम दर्दों के लिए आज हकीम साहब क्या लेके आए हमारे लिए, जानते हैं उनसे। जी कैक्शन, आजकल जो है आपने देखा होगा, विटामिन डी, कैल्शियम, ये चीज़ें कम हो रही होती हैं, बाज़ का यूरिक एसिड अनबैलेंस हो रहा होता है, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में दर्द होते हैं, बाज़ लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स कम हो जाते हैं, और बाज़ लोगों की जनरल वीकनेस इतनी ज़्यादा होती है कि उनको पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं या उठते हैं तो कमर में चुक पड़ जाती है, थोड़ी देर अपनी एक्सरसाइज करते हैं, वापस बैलेंस पे आ जाते हैं। ये जनरल वीकनेस होती है, कमज़ोरी की वजह से भी हो जाती है। बाज़ लोगों के L4 और L5 के मोरे हिल जाते हैं, जिससे कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है। अगर वो सर्वाइकल की तरफ जा रहा हो तो उसमें S1 वगैरह अगर दब जाए तो हाथ सुन हो रहे होते हैं।
और ये डायबिटिक पेशेंट्स के साथ भी होता है कि जैसे हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, आर्म जर्नल वीकनेस की वजह से भी होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो उनके जोड़ अकड़े हुए होते हैं जी, और पाँव रखते हैं ज़मीन पे, पाँव रखा नहीं जाता, चला नहीं जाता, थोड़ी देर में चलने लग जाते हैं, रवां हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को भी जैसे चुक पड़ जाती है या आम तौर पे ख़वातीन में निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द हो जाती है, जो टीन एज से शुरू होती है और किसी भी एज में हो सकती है किसी को भी, जिन लोगों को भी ये निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द हो रहा हो तो वो सिंघाड़ा 100 ग्राम, कमरकस 100 ग्राम, निशास्ता गंदुम 100 ग्राम, इन तीनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये फ़ायदा आपको पहले ही 2 दिन में करेगी, लेकिन ये कंटिन्यू महीना 40 दिन यूज़ करें, छोड़ दें आप, इंशाल्लाह ताला दोबारा वो निस्वानी प्रॉब्लम भी नहीं होगी और कमर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से मर्द हजरात के कमर में दर्द हो जाता है, टांगों में दर्द हो जाता है, तो वो गोंद फुलाई, सफ़ेद मूसली और अजगन नागोरी। अजगन नागोरी के अंदर विटामिन B12, B6 होता है, सफ़ेद मूसली में विटामिन D पाया जाता है, गोंद फुलाई में विटामिन K पाया जाता है और कैल्शियम पाया जाता है। इनको मिला लें आप 50-50 ग्राम लेके पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। ये कुछ अर्सा कंटिन्यू यूज़ करें, जब ठीक हो जाए आप इसे छोड़ दें। इंशाल्लाह तमाम जिस्म की दर्दें भी ठीक हो जाएंगी और कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। अगर आपके हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं हमें दर्द नहीं है लेकिन हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, बाज़ के चलते चलते पांव सुन्न हो रहे होते हैं, कहीं बैठ जाते हैं थोड़ी देर में फिर चलने लग जाते हैं, बाज़ औक़ात काम कर रहे होते हैं तो हाथ सुन्न हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में चाहे वो शुगर का मरीज़ हो या ना हो, दोनों के लिए ये काम करेगी। एक बूटी आती है सत्तावर और दूसरा जिसे मैंने अभी अजगन नागोरी बताया जिसमें विटामिन B12, B6 होता है। सत्तावर और अजगन नागोरी दोनों 100-100 ग्राम ले लें, मिला के बारीक पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी के साथ। आप देखिएगा दिनों में, यानी पहले दूसरे दिन ही हाथ का सुन्न होना तकरीबन कम हो जाएगा, आस्ते आस्ते ये ख़त्म हो जाएगा, दोबारा नहीं होगा। माशाअल्लाह। ये कुछ अर्सा यूज़ करें, जैसे महीना 40 दिन यूज़ कर लें, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद जब तबीयत बेहतर हो जाए ठीक हो गए बंद कर दें। ठीक है, क्योंकि हकीम साहब हमेशा कहते हैं कि जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करेगी वो 7 साल में भी काम नहीं करेगी। तो ये बड़ा अच्छा जो है आपने एक लाइन भी बताई हुई राइमिंग वर्ड्स की, हमें इससे आइडिया हो जाता है। अच्छा, एक वैसे मतलब ये तो हम टोटकों की बात कर रहे हैं, रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक कमज़ोरी होती है। हम सब जो है ना आजकल फील करते हैं कि हम खाते पीते सही हैं, लेकिन कमज़ोरी फील होती है। जिन लोगों को कमज़ोरी महसूस हो, अंदरूनी कमज़ोरी के, वैसे तो वो फिट फाट हैं, बॉडी भी उनकी सही है, लेकिन उठा नहीं जा रहा, काम करने का दिल नहीं चाह रहा, सुस्ती काहली, वो लोग क्या करें? उनके लिए क्या कोई नुस्खा है आपके पास? देखिए, जो लोग सुस्ती काहली रहती हो, बेजारी रहती हो, उठते हैं आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और सांस फूलते चलते हुए, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक बूटी आती है ताल मखाना। ताल मखाना ये ले लें 50 ग्राम और एक बीज आते हैं तुफ़्मे फरंज मुश्क, मुश्किल नाम है थोड़ा सा, तुफ़्मे फरंज मुश्क, ये भी 50 ग्राम और मिस्री 50 ग्राम। 3 चीज़ें, ताल मखाना, तुफ़्मे फरंज मुश्क और मिस्री, ये मिला लें, पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाहे दूध से लें या पानी से लें। आप देखना वापस उठ खड़े होंगे, एक्टिव भी हो जाएंगे, तमाम जिस्म को ताकत भी देगी और आपका दिल कामकाज को करेगा, आपको बाहर निकलने को दिल करेगा। वरना आप मर्द हो या लेडीज हो, दिल चाहता लेटे रहें, कहीं ना जाए। कोई 1 गिलास पानी भी मांगे तो बोलते कौन दे, पहाड़ नजर आता है, ऐसे ही है। तो ये चीज़ इंशाल्लाह दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एड़ियों के दर्द के बारे में जानना चाहूंगी हकीम साहब, क्योंकि अब आने वाले थोड़े दिनों में सर्दियों की आमद हो जाएगी, एड़ियाँ फट जाती हैं, एड़ियों में से खून आता है, किसी किसी को पीप भी आ जाती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है एड़ियों में। मतलब किसी किसी को तो गर्मियों में भी तकलीफ होती है एड़ियों में, तो उसके लिए आपके पास कोई टोटका? देखें, जिन लोगों की भी एड़ियाँ फट जाती हैं, चाहे वो मर्द हज़रात हों या ख़वातीन हों, दोनों में ये इस्तेमाल होगा। आप ले लें 50 ग्राम शहद के छत्ते का मोम, जिसे मोम देसी कहते हैं पंसार में। शहद के छत्ते का मोम, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ना, वो पिघल जाती है, पानी की तरह हो जाती है। उसी 50 ग्राम के अंदर आप उसे चूल्हे से उतार कर उसमें 50 ग्राम पेट्रोलियम जेली डालें और 2 चम्मच जो है वो ये जो कैस्टर ऑयल होता है ये डाल लें।
अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये मरहम सा बन जाएगा। इसे किसी डिबिया में, किसी बर्तन में महफूज कर लें और वो रोजाना रात को एड़ियों पे लगाएं और सुबह धो लें। आप एक टाइम रोजाना कर लें, आप देखना 3-4 दिनों में ये कितना साफ होता है। आप 10-15 दिन ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, बिल्कुल साफ हो जाते हैं, यूं लगता है जैसे कभी एड़ियां फटी ही नहीं है। इंशाल्लाह। तो ये हाथों पे भी जिसके हाथ फट जाते हैं वो हाथ फट जाते हैं, सर्दियों में ड्राई हो जाते हैं, ये गाल फट जाते हैं, ये उस पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब जिनके स्किन ठंडे इलाके में होते हैं ना, उनके गाल तक फट जाते हैं, लाइनें बन जाती हैं, ये उस पे भी काम करती है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, हाथों में बाकायदा जैसे हमारी लकीरें इस तरह से जो है निशान पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा निशान बनते हैं, उसमें दर्द भी होता है, जलन भी महसूस होती है, ईचिंग भी महसूस होती है और यूं सुइयां चुभती हैं बाजू का। आदमी ऊपर ऊपर से खुजा रहा होता है इसे, लेकिन और उसे जख्मी कर रहे होते हैं। जब खुजाने की बात आ गई तो मुझे खारिश का एकदम से ख्याल आया है कि आजकल मैंने ये देखा है खारिश बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं खारिश की वजह से और इतना खुजा लेते हैं, इतना ज़्यादा इचिंग कर लेते हैं कि फिर उसमें से और मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो खारिश के हिसाब से हकीम साहब कोई हमारे साथ टोटका शेयर करें। देखिए आजकल ये कुछ अरसे से और ये बारिशों की वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, बॉडी में ईचिंग खारिश होती है और खारिश ऐसी होती है कि मीठी मीठी खारिश होती है, दिल चाहता है खुजाते जाएं। और बाज़ लोगों को ये रात को ज़्यादा होती है, दिन को कम होती है, बाज़ को 24 घंटे रहती है। तो एक घास की तरह एक बूटी आती है जिसे शात्रा कहते हैं। शात्रा बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना करना है और टोटल 10 दिन करना है। और एक पत्थर सा मिलेगा आपको येलो कलर का, गंधक आंवला सार, इसका पूरा नाम है गंधक आंवला सार। इसको पाउडर बनाएं, सरसों के तेल में या नारियल के तेल में डाल के आप हिला लें। यानी इसके 2 चम्मच गंधक आंवला सार 1 पाव नारियल के तेल के लिए काफ़ी है। आप उसमें डाल के आप रख लें हिला के, रात सोते या गर्दन से नीचे नीचे पूरी बॉडी पे लगा लें। आप रात को लगा के सो जाएं, सुबह नहा लें। इसी तरीके से रोज़ाना 1 टाइम करना है और शात्रा बूटी का पानी 1 टाइम रोज़ाना पीना है। आप सिर्फ कुछ दिन इस्तेमाल कर लें, आप देखिएगा सबसे पहले इसकी ईचिंग की शिद्दत में कमी आएगी, खत्म होना शुरू हो जाएगी, 10-12 दिनों में मुकम्मल खत्म हो जाएगी, आपकी जान छोड़ जाएगी। बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बच्चों को सिर्फ लगाने वाली लगा सकते हैं, खाने वाली नहीं लगा सकते। अच्छा, खाने वाली नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मैं वैसे ही मना करता होता हूँ कि अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट का मशवरा कीजिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये नाजुक होते हैं बहुत ज्यादा बच्चे। अच्छा हकीम साहब, ये तो हो गई खारिश की बात। अब जब खारिश की बात हो गई तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि खूबसूरती की बात को जो है वो हम छोड़ दें, क्योंकि खे और खे है ना, खारिश भी खे से आ रही है, खूबसूरती भी खे से आ रही है। तो अब आप ये बताइए कि खूबसूरती को, अपनी स्किन को जवान रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए ख़वातीन या मर्द हजरात क्या कर सकते हैं? दोनों के लिए बताऊंगा मैं, जैसे मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हैं। देखिए याद रखिएगा, अपने खुशी के लम्हात को ज़्यादा याद किया करें, तकलीफ़ के लम्हात को भूल जाया करें। क्योंकि खुशी के लम्हात को जब याद करते हैं तो आपके दिल में, दिमाग में खुशी की एक लहर आती है, उससे वैसे ही इंसान अच्छा होता जाता है। बिल्कुल। टेंशन, और अपनी नींद पूरी करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें, एक मौसम के हिसाब से जो फल मिलते हैं वो इस्तेमाल करें। और एक मास्क बनाना सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि आप बना लीजिएगा। आपने लेनी है टोटली 5 चीज़ें, 5 वाइट चीज़ें। सबसे पहली चीज़ लेनी है आपने हुस्ने यूसुफ। हुस्ने यूसुफ 20 ग्राम, समंदरी झाग 20 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी 20 ग्राम, अंडों के छिलकों का पाउडर 20 ग्राम, सुच्चे मोतियों का पाउडर 20 ग्राम। मैं नुस्खा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अंडों के छिलकों का पाउडर 20 ग्राम, समंदरी झाग 20 ग्राम, हुस्ने यूसुफ 20 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी 20 ग्राम, सुच्चे मोतियों का पाउडर 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में, अगर अर्के गुलाब नहीं है, दूध में, दूध ना हो दही में, दही ना हो खीरे के पेस्ट में मिला के आप पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे लगा लें। 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपको कितना फ़र्क आता है। और रोज़ाना ये करना है आपने। जब मुकम्मल चेहरा साफ हो जाए, पिगमेंटेशन, दाग, धब्बे, खड्डे, निशान, झाइयाँ, 2 टोन चेहरा, स्किन लूज, ये सब सही हो जाएगा इससे। इंशाअल्लाह। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप छोड़ दीजिए। वाह भाई ज़बरदस्त। लेकिन जब आप ये मास्क लगा रहे होंगे तो ये लड़के और लड़कियां दोनों लगा सकते हैं।
जिन लोगों के हाथ के कलर दो हो जाते हैं, बाइक चलाते हैं, या बॉडी पे स्क्रिस मास्क हो, ये सब लगा सकते हैं, पूरा साफ कर देंगे। वाओ वेरी नाइस। लेकिन अपने कानों को मत भूलिएगा मास्क लगाते हुए। गर्दन पे तो आप लगा लेते हैं, हाथों पे भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर वो कान अजीब ऐसे लग रहे होते हैं कि वो हमारे हैं ही नहीं, वो किसी और के हैं। तो कानों पे जरूर लगाइएगा। इस तरह के मास्क आप यूज करें। तो हकीम साहब ने जबरदस्त आपके साथ रेमेडी शेयर की है। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कोई नुस्खा, कोई टोटका, तो आप हमें कॉल करें। हकीम साहब से जान के आपको बताएंगे। और स्क्रीन पे जो नंबर है उसके अलावा यूट्यूब पर भी डेली आप लोगों की मोहब्बत में हम लोग अपना शो का लिंक डालते हैं और आप वापस जाके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे अहमियत रखती है आप लोगों के लिए परेशानी ना हो। आपकी राय हमारे लिए हमेशा बहुत अहमियत रखती है, आप लोगों को पता है। फीडबैक जरूर दिया करें। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें मेट्रो 1 के पेज को, उसको जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जो है वो एक साथ जो है राब्ता बना लें। इसी के साथ साथ जानना चाहूंगी हकीम साहब, हमने जो है खूबसूरती पे भी बात कर ली, खारिश पे भी बात कर ली, अब आप आए हैं और ऐसा ना हो कि आपसे हम जो है वो बालों के हवाले से ना कोई जाने, क्योंकि आप इतना ज़बरदस्त एक टोटका हमें बताते हैं हमेशा से, एक इतना नुस्खा जो हमारे साथ शेयर करते हैं, जो आप बताते हैं। मुझे तो थोड़ा बहुत याद है कि उसको स्कैल्प पे नहीं लगाना होता, स्कैल्प पे लगाना होता है, बालों पे नहीं लगाना होता, वो खुद ब खुद चला जाता है। उससे जो है बालों की नशोनुमा अच्छी होती है, बाल अच्छे हो जाते हैं, गिरना बंद हो जाते हैं। क्योंकि हेयर फॉल सबको हो रहा है, पतझड़ का महीना आई डोंट नो चल रहा है या होने वाला है, लेकिन बाल गिरना शुरू हो गए। देखिए, मैंने कहा था कि सितंबर से लेकर मार्च तक ड्राई वेदर होता है जी, जिसमें बाल बिल्कुल जैसे दरख्तों के पत्ते गिरते हैं, इसी तरीके से बाल भी गिरते हैं लोगों के। बास ख़वातीन मदर फीट पे होती हैं, उनके बाल गिर रहे होते हैं। बास के ख़ानदानी होता है गंजपन, जैसे वालदेन में होता है, ननियाल ददियाल में होता है, उनके भी बाल गिरते हैं। बास को मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज से गुजरे होते हैं, जैसे डेंगी, मलेरिया, टाइफाइड या और बीमारियाँ, जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरी हो गई, थायराइड ग्लैंड्स हो गया, डायबिटीज़ हो गई। इनकी वजह से भी बाल गिरते हैं, कब्ज़ की वजह से भी बाल गिरते होते हैं। तो जिनके भी बाल गिर रहे हों, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, बास का फ्रंट खाली हो रहा होता है, बैक खाली हो रही होती है, बालों में दो मुंह हो रहे होते हैं। तो हकीम साहब ये कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का टाइम आ गया है। नाज़रीन तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, देखकर मुस्कुराते सुबह। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हकीम शाह नज़ीर साहब। अगर आप भी जानना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो कॉल करें, नुस्खा बताएंगे आपको। इनके नुस्खे इतने ज़बरदस्त होते हैं, इतने ईजी होते हैं और इतने कारआमद होते हैं, क्योंकि इनका कहना यह है, जो कि हमेशा मेरी फेवरेट टैगलाइन है, कि जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं कर गई वो 7 साल में भी नहीं करेगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। इसी के साथ साथ हम जो नुस्खा जो है आप लोगों को बता रहे थे बालों के लिए, वो हकीम साहब से जानना चाहेंगे हम। प्लीज कंटिन्यू करें। अभी ब्रेक से पहले पूरी डिटेल बता दी थी कि बालों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। पतले होते हैं, दो मुंह होते हैं, फ्रंट खाली होता है, बैक खाली होता है, कोशिश से भी बाल नहीं बढ़ते। तो अपने बालों को बढ़ाने के लिए और गिरने से रोकने के लिए एक छोटा सा नुस्खा है। आपने लेना है मेहंदी के बीजों का तेल। मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, रोगन 12 तुखम आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, ये तीनों चीज़ें आधा आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml, इनको मिक्स कर लें। इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का और 1 चाय वाला चम्मच सुरमा जो आंखों में डालते हैं, ये इन सबको मिक्स कर लें। 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल से बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले 10-12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे। उसके बाद घने होना और तेजी से बढ़ने शुरू होंगे। ये गंजपन के असरात को भी ख़त्म करती है। और ये आम बीमारी की वजह से बाल गिर रहे हों या किसी प्रॉब्लम की वजह से गिर रहे हों या ख़ानदानी हो, इंशाल्लाह ताला ये कवर हो जाएंगे आपके। इंशाल्लाह। चेहरे की खूबसूरती भी जान ली हमने, बालों की खूबसूरती भी जान ली। अब अच्छा, एक चीज़ मैं क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, याद रखिएगा कि जो सेल्फ मेडिकेशंस होती हैं, आप इस पे बहुत ज्यादा एहतियात करें। सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं मोहल्ले वाले। आप मोहल्ले वालों से मशवरा करते हो, पड़ोसियों से मशवरा करते हो, वो कोई चीज खा रहे होते हैं, चाहे बेशक वो कोर्टिजोन ही क्यों नहीं खा रहा हो, वो आपको भी लगा देता है, जो कि गलत होता है। आप उनसे पूछिए जो डिग्री होल्डर हैं, 5 साल पढ़कर आए हुए होते हैं,
आपके इर्द गिर्द में भी बड़े अच्छे डॉक्टर्स या हकीम होंगे, लोग होंगे, आप उनसे मशवरा कीजिए। क्यों? मैं वाहिद बंदा हूं, मेरी तो कोई फीस भी नहीं है, मुझसे पूछ लें, दुकानदार की बात मुझसे करवा दें, मैं बोल दूंगा ये चीजें दे दो इनको। बिल्कुल, मेरी अपनी कोई ब्रांड नहीं है, मैं टोटल मेरिट पे बताता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और जितनी बार भी आप कॉल करेंगे आपसे बहुत ही हुस्न सलूक के साथ बात करते हैं। मैंने अक्सर खुद आई विटनेस की है ये बात कि जब मेरी बाहर भी नहीं एक दो दफा मुलाकात हुई तो हकीम साहब कॉल पर ही बता रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज यूं ले लें, इतनी ले लें, अच्छा इतनी नहीं ले सकते तो थोड़ी कम ले लीजिएगा, चलें ये आपके काम आ जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, ये सदका जारिया है, आप इंसानों के लिए इतना करते हैं। क्या याद रखिएगा, कोई भी मुझे फोन करता है एक उम्मीद से करता है। बिल्कुल, कोई दूर से कर रहा है, कोई करीब से कर रहा है, लेकिन एक उम्मीद से करता है कि मैं शायद ठीक हो जाऊं। और ये उम्मीद ही इतनी बड़ी उम्मीद है कि इंसान की जिंदगी का मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जो फोन पे मुझसे पूछता है उसको फोन पे ही ठीक कर दे, मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़े। आमीन। ये कितनी अच्छी बात है। और वैसे भी आपके पास आने की कोई फीस तो है नहीं ना? नहीं, मेरी कोई फीस नहीं है। मैं चेक करता हूँ, नुस्खा लिख के देता हूँ, मैं कहता हूँ अपनी मर्जी से खरीदें जाके। हाँ, चाहे आप कहीं से भी लें, कहीं से भी लें, पंसारी से खरीदें, कोई शॉप से खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। आप जैसे लोगों की हमारे मुल्क को जरूरत है। मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक आपको सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती अता फरमाए और उम्र दराज भी खैर अता फरमाए, ताकि आप जो है इस तरीके से अल्लाह पाक आपको भी घर के तमाम लोगों की खुशियां नसीब करे और जितने लोग देख रहे हैं इन सबको खुशियां नसीब करे। आमीन। और तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे अल्लाह। आमीन सुमा आमीन। मेरे लिए तो खास दुआ करें, मेरी तबीयत सही नहीं मेरी तबीयत में कुछ ज्यादा ही अप एंड डाउन चल रहे हैं। मैंने आपसे जैसे ब्रेक से पहले, जब शो स्टार्ट होने पहले वाला था, उससे पहले डिस्कस नहीं, कल तक इंशाल्लाह सही हो जाओगी इंशाल्लाह। अजीब सा कुछ कैफियत का शिकार हूँ, कुछ समझ से बाहर है, अजीब है मेरे साथ प्रॉब्लम्स ना। देखो चारों तरफ से जब ऐसी खबरें मिलेंगी ना सैलाब की, इन चीजों की, तो तबीयत में वैसी कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है। कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए कोई नुस्खा? देखिए, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने के लिए आपने लेना है, काली किशमिश होती है। अच्छा, काली किशमिश की खूबी ये है कि ये हर किस्म की खांसी भी खत्म कर देती है। अच्छा, हाँ, हर किस्म की खांसी हो, आप काली किशमिश ले लें, उसके 5 दाने 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर लें, हर किस्म की खांसी खत्म। माशाल्लाह, वेरी गुड। बलगम, रेशा, गला खराब, सुस्ती का, गले की वजह से ना सुस्ती कायली भी होती है, नाक बंद, सब सही हो जाता है। बुखार सा फील होना। बच्चों को भी पिला सकते हैं? बच्चों को चम्मच के हिसाब से दें, ठीक है। इसका कहवा बना लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच रात को दें। तो इंशाल्लाह ताला ये गले की खराबी, बलगम, रेशा, ये सब दूर करेगी, कुव्वत मुदाफियत को भी बेहतर करेगी, सांस में भी बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। हकीम साहब, एक कॉलर थी हमारी, वो कही थी बालों का जो आपने नुस्खा बताया था, एक दफा रिपीट कर दीजिए। देखें, जो बालों का भी बताया, जिनके बाल घिर रहे हो, पतले हो, बढ़ नहीं रहे हो, 2 मुंह हो रहे हो, फ्रंट खाली हो रहा हो, तो आपने लेना है रोगन तुख्म हिना, यानी मेहंदी के बीजों का तेल, ये लेना है आधा पाव। रोगन 12 तुख्म, ये भी आधा पाव। तिल का तेल आधा पाव। कलौंजी का तेल 30 ml, 30 ml। इन तमाम तेलों को मिला लें, इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालचड़ का और 1 चाय वाला चम्मच सुरमा ये डाल दें, 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और तेल लगाने का तरीका ये है कि सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, ऐसे ऐसे करके बालों पे ना लगाएं, लगा के छोड़ दें, बाकी बालों पे ये खुद आ जाएगा। 2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। माशाल्लाह, और आपके बाल हो जाएंगे खूबसूरत। अच्छा, स्किन के हवाले से हमने बात कर ली, रंगत जो आपने नुस्खा बताया था वो रंगत के लिए भी काम करेगा? बेहतरीन है रंगत के लिए, वेरी गुड। कलर भी फेयर करेगी। और जिन लोगों का फुल बॉडी का कलर जो है वो डिम रहता है, वैसे तो सांवला कलर बड़ा पुरकशिश होता है, और कलर को निखारने के लिए एक फूल आते हैं गुले गुड़हल के नाम से, ये गुड़हल के फूल होते हैं, इसको चाइना फ्लावर भी कहते हैं। इसका एक फूल 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें, 1 टाइम रोजाना पिएं और ये कुछ अर्सा पी लें, आप देखना आप गोरे गोरे नजर आएंगे। वाह भाई, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन फूल है ये। क्या नाम बताया आपने? चाइना फ्लावर कहते हैं इसको, और इसका वैसे हमारे यहाँ किताब हिकमत में और पंसार में मिलता है गुले गुड़हल के नाम से। ओके, मतलब मैं बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह होता है, लेकिन इसमें खुशबू नहीं होती है। आप जब उसे छुएंगे तो आपको यूं लगेगा जैसे कागज का फूल है ये। वाओ, और उसको पानी में बॉईल करके? 1 फूल उसका 1 भिगो दें, खाली रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें, 1 टाइम रोजाना। वाओ, खाली उसका पानी पीना है, मतलब लेकिन उसका काम देखिएगा आप,
बिल्कुल। उसमें ग्लूकोथायान और विटामिन सी ऐसी चीजें बहुत पाई जाती हैं उस फूल के अंदर, जो कि कलर फेयर करने में मदद देती हैं। और ये ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है। बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अल्लाह पाक की क्या शान है कि एक फूल को सिर्फ भिगो के पानी पीने में, खाली पानी पीने से उसका, जब भी अल्लाह पाक बस अपनी हिकमत भी अल्लाह पाक ने ऐसी आपको बख्शी है। आप जो हमें चीजें बताते हैं ये आपका तजुर्बा है। देखें, हिकमत के बारे में ये कहूंगा कि आपको पता चलना चाहिए कि इस बूटी में क्या पाया जाता है, कौन सा मिनरल पाया जाता है। अभी मैं जब भी बात करता हूँ आप लोगों से, तो मैं उसके पैथोलॉजी पे बात करता हूँ कि इसमें ये मिनरल पाया जाता है और ये चीजें होती हैं और ये फायदा करेगी। मैदे की प्रॉब्लम के लिए कोई नुस्खा बताइए हकीम साहब। जलन होती है, लोगों को तेजाबियत फील होती है और बार बार जैसे खाना खाया तो उसके बाद ऐसा लगता है गैस क्रिएट हो गई पेट में, तो ऐसी सूरत हाल में इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, एक सफूफ हाजिम बनाना बता रहा हूँ आपको। आप अपने घर पे बना के रख लें, पूरा घर इस्तेमाल कर सकता है, जायका भी अच्छा होगा। और पेट का उफारा, मुंह मैदे की जलन, मुंह का जायका चेंज होना या भारीपन महसूस होना खाना खाने के बाद, पेट पे उफारा हो जाता है, फूल जाता है, फिर यहाँ पसलियों तक में पेन होना शुरू हो जाता है या जलन होना शुरू हो जाती है। आपने लेना सूखे लीमू 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ जैसे ही आप ये पिएंगे 10 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा, ढिकार आ जाएगी और ये पेट का उफारा सब कम हो जाएगा। और ये कुछ अर्सा यूज़ कर लें, जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। इसे घर में बना के रख लें, तमाम लोग घर के यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड। हकीम साहब, ख़वातीन के साथ बहुत सी निस्वानी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकती हैं और डॉक्टर को भी बोलते में उनको शर्म महसूस होती है। बहुत सी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं। उन सब प्रॉब्लम्स में ख़वातीन को क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसी बूटी है जो वो सिर्फ खा लें और उससे जो है वो तमाम निस्वानी प्रॉब्लम्स का हल हो जाए? क्योंकि स्किन जो है ना वो ब्लोटिंग हो जाती है, सूज जाती है, निचला हिस्सा जो है वो पूरा हमारा जो है वो सूज जाता है। देखिए, ये वर्म कहलाता है। जी, वर्म। ठीक है ना। इसमें कुछ हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, बॉडी फैलना शुरू हो जाती है, बॉडी में लटकाव आ जाता है ये। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो कि बॉडी के फैलाव को भी बेहतर करेगी और जो इनको निस्वानी प्रॉब्लम, मंथली साइकिल वगैरह जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है या उसका फ्लो बेहतर नहीं होता या उनको बॉडी स्वेल कर रही है, वर्म कर रही है, नाफ के नीचे नलों में भी पेन महसूस होता है, तो आपने एक चाय बताता हूँ आपको। आपने लेना है मिर्गिस बूटी मिर्गिस बूटी, ये लेनी है 1 चाय वाली चम्मच, मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, किसी भी वक्त बनाकर पिएं। आप देखिएगा, एक तो आपका जो फैला हुआ है ये कम होना शुरू हो जाएगा, बॉडी का अपनी जगह टाइटिंग पे आना शुरू हो जाएगी। दूसरा, जो आपको पेन महसूस होते हैं और जिसकी वजह से आपको मंथली साइकिल में प्रॉब्लम हो रही है, निस्वानी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सब हल होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक डॉक्टरों से, हकीमों से महफूज रखे, दवाओं से महफूज रखे, आमीन, आपको घर बैठे ठीक करे। आमीन सुमामीन। इतनी अच्छी अच्छी दुआएं आप कैसे दे देते हैं सबको? आप इतनी अच्छी दुआएं देते हैं, जब भी आपसे मुलाकात होती है आप हमें भी दुआ दे के जाते हैं, हमारी पूरी टीम को दुआ दे के जाते हैं। असल में मैं खुद 2 बेटियों वाला हूँ। जो खुद बेटियां रखते हैं ना, वो दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये कौम के बच्चे जो हमें देख रहे हैं, हमारे ही बच्चे हैं। और दूसरा, मैं जिस शोबे से मेरा ताल्लुक है, मेरा रिश्ता ही माँ बाप से गहरा होता है मरीज से। बिल्कुल। हकीम साहब, एक कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं साजिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी साजिद भाई फरमाइए। जी, मेरा एक हकीम साहब से क्वेश्चन ये था कि मुझे ना नींद बहुत कम आती है रात को। ठीक है। तो यानी कि नींद की प्रॉब्लम, अगर वैसे नींद आती भी है तो वैसे आंखें बंद होती है, लेकिन ये है कि इसमें वो दिमाग नहीं, उसका दिमाग ज्यादा रहता है। ठीक है। साजिद, ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? आपकी एज कितनी है? 40 ईयर्स। 40। शुगर या ब्लड प्रेशर? शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं। चलें ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज जी। अच्छा कहकशां, आजकल जो है ना दिमाग बहुत चलता है, बातें ज़्यादा सोचना, टेंशन, डिप्रेशन। दूसरा ये है कि हम 24 आवर्स जब टीवी हो गया है तो हम टीवी देखते रहते हैं, केबल देखते रहते हैं, नेट देखते रहते हैं, यानी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखते हैं। तो जाहिर बात है दिमाग भी जाग रहा होता है, बॉडी भी जाग रही है, आप देखते जा रहे हैं,
तो इसी में सुबह हो जाती है। बाद लोग सुबह 5 बजे के बाद यानी नमाज पढ़ के या उसी टाइम पे सो जाते हैं, फिर दोपहर को 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं और वो भी सुस्त होते हैं। फिर तो बाद लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, नींद की गोलियां खा रहे होते हैं। तो एक जड़ी बूटी बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सी स्मेली होती है, यानी उसमें स्मेल हींग की तरह आती है, उसको पीस के कैप्सूल में भर के खा लो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो मुश्क बाला कहते हैं उससे, मुश्क बाला। इसको बारीक पाउडर बना लें और फिर इसे कैप्सूल में भर लें आप। एक कैप्सूल रात को रोजाना खा लें आप, यानी कम से कम जैसे 11 बजे खा लें, आपको 11:30 12 बजे तक नींद आ जाएगी। लेकिन इसके खाने से एक पुरसुकून नींद आएगी। आप सुबह उठेंगे, आपको सुस्ती नहीं महसूस होगी, आप उठ खड़े होंगे और एक्टिव भी होंगे, आप अपने आप को हल्का फील करेंगे। स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से सुबह उठते हैं तो ऐसे कांपते हैं लोग और एंजाइटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, नाराज हो रहे होते हैं, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये आपको नींद भी बेहतर आएगी और जब सुबह उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, साबिर अली नाम है मेरा। जी, हकीम साहब से ये पूछना था कि ये जो हाजमे की दवाई बताई, ये बनी बनाई भी मिलती है? अच्छा, हाजमे की दवाई जो बताई है वो बनी बनाई कहीं मिलती है? जी जी, सही मिल जाती है, हर दुकान पे मिल जाती है। आप दुकानदार को बोलना, आपको बना के दे देगा। आप बनी बनाई कहीं से भी लें, इसको साफ करके पाउडर बनाएं और अपने सामने मशीन में पिसवा लें या दुकानदार को बोलें बना कर दे देगा। अच्छा, ये बनी बनाई जैसे बोतल नहीं मिलती हकीम साहब? नहीं, बोतल इसकी नहीं होती है। ये देखो, ये मेरिट पे बताया जा रहा है, किसी कंपनी का ब्रांड नहीं बताया जा रहा है। आप खुद बनाइए। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। अच्छा, वो ये जानना चाह रहे थे कि जैसे उनकी जिंदगी आसान हो जाए, वो बनी बनाई दवाई कहीं से हासिल करें और उसको खा लें। लेकिन हर पंसार पे ये बना के भी रखते हैं वो लोग, खुला देते हैं, वजन करके दे रहे उनको होते हैं। आप उनके लिए आसानी कर दीजिए ना, आपके पास आ जाए तो आप उनको प्रॉपर। बेशक अगर आप मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपको लोकेशन समझा दूंगा, आप ले जाएं आके जितनी चाहिए। बिल्कुल, ये बेस्ट हो जाएगा। आपके पास आकर वो आप बॉटल में बनवा के दे दीजिएगा, उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। देखा भाई, मैंने आपका कैसे जो है वो हल मुसीबत का निकाल दिया, और आप जो है बस दुआओं में याद रखिएगा, हमें भी और हकीम साहब को भी, ताकि ये हाजमे वाली प्रॉब्लम जो है ना, ये हर किसी को हो रही है। अरे बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों? एक ये प्रॉब्लम हो रही है, एक दूसरी ये हो रही है कि बाद लोग खाना खाते हैं फौरी वॉशरूम चले जाते हैं। दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं, 3 बार वॉशरूम के राउंड लग रहे हैं उनके। एक और आपने लेना है बेलगिरी का मुरब्बा। ठीक है, आप बताइएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। मैडम, मेरे सिर में दाने बहुत हो जाते हैं, कोई चीज खाता हूँ। पहले मैं कलर लगाता था, मेरी उम्र है 74 साल। ठीक है। मनवर अली यूसुफ खान नाम है मेरा। ठीक है। कराची पापोर से बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे दाने हो जाते हैं, फिर वो छिलके नाखून से खुजली बहुत होती है। सर में दाने हो जाते हैं आपके? ये कलर एलर्जी है। ठीक है, ठीक है, हम आपको बताते हैं। आप हमारा प्रोग्राम देखें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी हकीम साहब, देखो, पहले मैं बताऊंगा जिनका बार बार वॉशरूम चले जाते हैं, बेलगिरी का मुरब्बा, ये 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को, ये कुछ दिन यूज कर लें, ठीक हो जाए तो आप इससे रोक दीजिएगा। दूसरा, ये जो मुनव्वर साहब ने अभी बताया कि इनके सर पे दाने निकल आते हैं। देखो, जो लोग भी कलर करते हैं उनके सर पे दाने निकलेंगे, क्योंकि जब जैसे ही कलर खत्म होता है, वाइट बाल आने शुरू होते हैं, तो सर पे दाने भी निकलने शुरू हो जाते हैं। जब कलर करते हैं वो दाने गायब हो जाते हैं। एक बूटी आती है पनीर के नाम से, 5 दाने पनीर बूटी के 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना पिएं और ये कुछ अर्सा यानी महीना 40 दिन पीना है आपने। और साथ में एक जो मैंने पत्थर बताया था, गंधक आंवला सार, एक इसी तरीके से एक पाउडर मिलेगा आपको कमेला के नाम से। कमेला पाउडर ले लें, इसको सरसों के तेल में मिला के सर पे लेप कर लें, सिर्फ 15 मिनट के बाद सर धो लें आप। ये 1 टाइम 1 दिन छोड़ के करना है आपने। आप देखना, ये सर की खुश्की जो परत की तरह निकलती है, जिसकी वजह से खारिश होती है, वो भी दूर हो जाए, दाने भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्लीज अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा और साथ में जो मैंने पनीर बूटी बोली है वो जरूर पीना। बिल्कुल, इससे अफाका हो जाएगा। अफाका हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो ये हाजमे वाली जो बात मैं डिस्कस कर दी थी आपसे, ये क्यों हो रहा है? और हकीम साहब, हम अपनी जिंदगी में, अपनी खुराक में क्या कोई कोताही बरत रहे हैं? क्या हम लोग फास्ट फूड, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से होता है, या हमारी घर की चीजों में ही कोई ऐसी चीज हम खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये अमराज हो रहे हैं? देखिए, हमारी जिंदगी हो गई है केमिकलाइज। जी, आजकल बाहर की चीजें जो हम मंगवाते हैं, जारी बात है, हमारा दिल वही मंगवाने को क्यों करता है?
क्योंकि वो एक खास किस्म का केमिकल मिलाते हैं, आई थिंक मैंने देखा है, तो उसकी वजह से भी होता है। तो प्लीज़ आप चाहे टमाटर पकाएं, प्याज पकाएं, आलू पकाएं, कुछ भी पकाएं, अपने घर पे पकाएं। ऑयल अच्छा वाला डालें, मसाले उसमें से जो आप लेते हैं बाजार में से अच्छी जगह से लें, तो मैं समझता हूँ आपका पेट का मसला कभी नहीं होगा। ये जो हम बाहर से चीज़ें खरीद कर लेकर आते हैं, जारी बात है उसमें फिर तलब होती है, वहीं आप दोबारा पहुंच जाते हैं। बिल्कुल आस्ते आस्ते ये एक नशे की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने घर पे खाएं। बाहर की चीज़ों में ये है कि वो जब एक आदत पड़ गई फिर आपको घर का मज़ा नहीं आएगा। सही बात है ना फिर और बच्चों को भी ख़ास तौर पे भी उनका कोई फेवरेट ना रखें। आप हर चीज़ दें बच्चों को, एक दिन सब्जी दें, दूसरे दिन दाल दें, तीसरे दिन चावल दें, उसके अगले दिन चिकन दें, उसके अगले दिन मटन दें, या जो भी दें, यानी आप चेंज करते रहें, एक ही चीज़ पे मत रखें। और बच्चे, क्योंकि बड़े होके बच्चे फिर पता है क्या बोलेंगे, मैं ये खाता नहीं हूँ, मैं वो नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, कल आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी, कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। और बच्चों को हम लोगों ने आज के लिए कर दिया, चिकन पे इतना आमादा कर दिया है कि बच्चे चिकन पे ही तुले हुए हैं, उनको उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। यकीन कीजिए जो फार्मी चिकन है उसके इतने साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, हम बार बार कहते रहे लोगों को, लेकिन उतनी ज्यादा बिकती है जाके। बिल्कुल ऐसे इसलिए हमने बोलना ही छोड़ दिया। बिल्कुल, क्योंकि FSH लेवल, TSH लेवल, प्रोलैक्टिन और LH, ये सब इसी की वजह से डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही होती। अल्लाह अकबर। इसी के साथ साथ हकीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतने अच्छे आपने हमारे साथ नुस्खे शेयर किए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात है। इंशाल्लाह, थैंक यू। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ साथ नाजरीन, ब्रेक का टाइम आ गया, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आप लोगों को सबको ये पता तो है कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां गुजरी हैं, कम से कम 2 दिन वो स्कूल गए हैं लास्ट वीक, और उसके बाद 5 दिन की छुट्टियां हो गई हैं या 4 दिन की छुट्टियां हो गई थी। पीर और मंगल वो स्कूल गए थे, गालिबन बुध से जो है वो फिर छुट्टियां होती चली गई। बारिश की पेश नज़र छुट्टियां हुई थी, लेकिन बारिश हुई नहीं और बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं। और काम देखें, इतना ज़्यादा सिलेबस है टाइम टेबल के हिसाब से, जिस तरह भी हम लोग जो है वो उसको प्रॉपर तालीमी निज़ाम को हमने जो है इस दफ़ा आगाज़ किया है अगस्त से, लेकिन अगस्त से स्टार्ट करने के बावजूद अब हम ये सोचने पे मतलब परेशान हो रहे हैं कि किस तरह बच्चों की पढ़ाई हम फॉलो कर पाएंगे। बच्चों की अगर छुट्टियां इस तरह से होती रहीं तो क्या बच्चों के लिए आसानी होगी, वो किस तरह से मैनेज कर पाएंगे, किस तरह से पढ़ाई को अपनी जो है, वैसे ही हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं पढ़ाई से। और इसी के साथ साथ हमारे साथ जैसे कि एजुकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि रफ़ी अमल्ला साहिबा से हम गुफ्तगू फरमाएंगे। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल रजिस्ट्रेशन, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ, आप हुक्म करें। जी मैम, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कराची के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज से ओपन हो गए मामूल के मुताबिक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मामूल के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी स्कूल जो हैं आज ओपन हो गए हैं। बस उस जगह पे मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे फ्लड सेफ्टीज आके रहे हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, वहाँ पे भी तदरीस का अमल जारी है, कुछ क्लासरूम जो उनको दिए गए हैं उसके अलावा। ठीक है मैम, साल के शुरू में ही तातील का सिलसिला शुरू हो गया तो निसाब कैसे मुकम्मल होगा मैम? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए ये कुदरती आफात जो है वो आती रहती है। जैसे कोविड-19 आया तो हम सब बेबस थे और हमें इदारे क्लोज करने पड़े और फिर हम ऑनलाइन पे चले गए साइमल्टेनियसली। अभी आपने देखा मुहर्रम की छुट्टियां हुई, फिर बारिश की छुट्टियां हुई। जब 2 दिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये छुट्टी का ऐलान किया तो वो एक हेवी रेनफॉल की प्रिडिक्शन को मद्देनजर रखते हुए किया गया। जी मैम। तो उस वजह से मजबूरी थी कि बच्चों को भी सेव करना है। वो अलग बात है कि फिर उस दिन रेन पड़ा नहीं, जिसने हम सबको इस सोचने में मजबूर कर दिया कि भाई अब बच्चों की तालीम जो है वो सफर करेगी। जहाँ तक बच्चों की तालीम का सिलेबस का है तो आपने देखा है कि तमाम जो निजी तालीमी इदारे हैं वो सैटरडे अपना ऑफ रखते हैं। जी। तो ये जितने दिन हमारे बच्चों का लास्ट हुआ है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इतने ही दिन सैटरडे को
वो स्टडी का दिन बनाएं और इसी तरह नॉर्मल रेगुलर रखें और एक दिन संडे का करें ताकि हम अपने सिलेबस को भी कवर कर सकें। बिल्कुल मैम, तो क्या हफ्ते की अब जो है वो छुट्टी नहीं हुआ करेगी? नहीं, हफ्ते की छुट्टी तो है, लेकिन निजी तालीमी इदारे हफ्ते के दिन देखें, सरकारी जो स्कूल हैं वो तो सैटरडे संडे और कॉलेज खुले होते हैं जी। लेकिन जो मतलब सेल्फ इम्पोज्ड जो छुट्टी की हुई है निजी तालीमी इदारों ने, और उनको तालीम का जाया भी उनको नजर आ रहा है और वो बड़े परेशान हैं। तो ये मेरी हम्बल सजेशन है कि वो सैटरडे को फिर ऑन करें ताकि वो सिलेबस जो है वो पूरा कर सके। बिल्कुल मैम, कुछ स्कूल्स ने जो छुट्टियां हुई थी इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी करवाई थी, तो क्या ऑनलाइन क्लासेस से भी बच्चों के जो है सिलेबस में आसानी होगी मुकम्मल करवाने में? जी बिल्कुल, मुकम्मल कराने में आसानी होगी, लेकिन होता यह है कि जो फिजिकल टीचिंग है उसकी एक वैल्यू और वर्थ अलग है कि आप जब बच्चे को मूवी दिखाते हैं जब सामने प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो देखने और सुनने से सब चीज समझ जाता है, लेकिन ऑनलाइन में वो कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता जितना कि फिजिकल एजुकेशन में होता है। तो सैटरडे का ऑप्शन हमारे पास है। जिन स्कूल्स को ये है कि हमारा सिलेबस मुकम्मल नहीं होगा तो उनको मैं आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूंगी कि बराए मेहरबानी आप अपना सैटरडे भी ओपन करें ताकि आप सिलेबस को कवर कर सकें और बच्चों की तालीम का ज़ाया न हो। बिल्कुल मैम, वैसे भी कंप्यूटर क्लासेस का, कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रॉब्लम होता है कि हर किसी की रसाई नहीं होती कंप्यूटर तक। मैम मुझे बताएगा स्कूल शुमारी कब तक जो है मुकम्मल हो जाएगी? ये जो तलबा शुमारी, हेलो, आई थिंक का शिकार था, उसका रीजन ये है कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट का जो सेंसस है हमने कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन अब आपने बारिश की कंडीशन भी देखी है पूरी सिंध के डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में, और इधर कराची में भी जो काम रुका हुआ है वो आज से नहीं कल से इंशाल्लाह शुरू होगा। इंशाल्लाह। मैम अभी भी कराची के स्कूल्स के कुछ स्कूल्स के आगे पीछे सफाई के इंतजाम जो हैं वो थोड़े से नाकस दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या आप अमल कोशा हैं, क्या कहना चाहेंगी इस बारे में कि किस तरह सफाई का ख्याल रखा जाएगा स्कूल्स के नज़र? हाँ बेटा, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ पे जो हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस है, जो डीओ एडीओज हैं सरकारी स्कूल्स के, उनको विजिलेंट होना चाहिए कि पानी क्यों है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मेन पावर भी अवेलेबल है। जहाँ तक निजी तालीमी इदारों की मैं रेगुलेटर हूँ, मैं उनकी बात करूँ तो उनको एहसास है अगर पानी जमा भी होता है तो वो हंगामी बुनियादों पे अपनी मदद आपके पास, क्योंकि वो विजिलेंट होते हैं, चेक बैलेंस को वो रखते हैं मद्देनजर, तो वो अर्जेंट निकलवा देते हैं। तो इसी तरह सरकारी स्कूल के जो हैं रेगुलेटर्स, उनको भी एक्टिव और अलर्ट होना चाहिए। और मिनिस्टर एजुकेशन ने भरी कॉन्फ्रेंस में इन तमाम को वार्निंग भी दी है कि जहाँ जहाँ पानी नजर आएगा तो उनको मैं हटा दूंगा। अच्छा, लेकिन ये एक फर्द की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो इदारे के अंदर बैठा है जी, जिसके पास मेन पावर है। ये हम सब की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह अभी फ्लड आया है तो हम सब भी अपनी मदद आपके तहत मुखिया हजरात अलग, इंडिविजुअल्स अलग, गवर्नमेंट अलग कर रही है, डोनेशंस और उनकी हेल्प कर रही है, सर्विस कर रही है। तो इसी तरह इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों को मेंटली मैं कहती हूँ कि अलर्ट होना चाहिए। उनको ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें कोई कहे तो हम उठ के ये काम करें। दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल मैम, पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? बच्चों की तालीम के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान, मैंने देखा कि पेरेंट्स बहुत परेशान है कि किस तरह ये साल जो है मुकम्मल होगा, उनके लिए क्या क्या चीज़ें कारआमद साबित होंगी बच्चों के लिए। पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? बेटा मैं ये कहूँगी पेरेंट्स से, मैं खुद भी पेरेंट हूँ, कि अपने बच्चों को घर पे अगर आप समझते हैं कि तालीम का ये बड़ा नुकसान हुआ है तो आप मिलजुल कर स्कूल के साथ बच्चों को घर पे भी पढ़ाएं, उनको तवज्जो दें, उनके होमवर्क में हेल्प करें, और जो आगे आने वाली टॉपिक है जो छुट्टियों की वजह से मिस होती है तो उसको घर में वो खुद भी हेल्प आउट करें और पढ़ाएं। ये क्योंकि मिलजुल के ही काम होगा अगर ऐसे हालात रहेंगे तो। बट इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब स्मूथ रनिंग शुरू हुई है आज से, और इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यूटी इसकी चलेगी। बिल्कुल मैम, वो जो स्कूल्स जो सिंधी लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे थे, उर्दू लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे थे, अपने सिलेबस में कंपलसरी नहीं थी, उनके लिए हिसाब से मैं जानना चाहूँगी, हमने लास्ट शो में भी बात की थी, मैं चाहती हूँ एक दफ़ा फिर से आप मुझे वो बात दोहराएं ताकि नाजरीन जो है वो अलर्ट हो जाए, उनको भी पता चले।
जो स्कूल सिंधी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे हम उनको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। अगर हम उनको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे तो उनके बच्चे बोर्ड में और ब्रिटिश काउंसिल के जो एग्जाम है उनमें अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो मैं तमाम वालिदैन को भी कहूँगी कि इसमें स्कूल से वो सवाल पूछें कि आपके यहाँ क्वालिफाइड टीचर उर्दू और सिंधी लैंग्वेज का है या नहीं है, और वो उनकी रजिस्ट्रेशन भी देखें कि वो रजिस्टर्ड है इदारा या नहीं है, क्योंकि हमारी टीमें टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन के लिए एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन करती हैं विजिट, तो वो इस चीज़ को खास पॉइंट आउट करती हैं कि टीचर्स हैं और उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक है या नहीं है। देखा यह गया है कि एक कॉमर्स का टीचर सिंधी पढ़ाता है क्योंकि वो सिंधी स्पीकिंग है, लेकिन सिंधी पढ़ाना अलग चीज़ है, सिंधी बोलना अलग चीज़ है। इसी तरह मैंने देखा है IR इंटरनेशनल रिलेशंस वाली जो बच्ची थी वो उर्दू पढ़ा रही थी क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग थी, लेकिन उसको क्या पता कि उर्दू का कायदा क्या है, बिल्कुल किस तरह मुझे पढ़ाना है। भाई आप बोलने वाले को सिर्फ खड़ा कर दें क्लास में तो ये खानापुरी है, और यही रीजन है कि हमारे बच्चे न उर्दू अदब पढ़ते हैं, न सिंधी अदब पढ़ते हैं, न उनको सिंधी उर्दू लिखना आता है, सही न पढ़ना आता है। वो सिर्फ जुबान बोलते हैं क्योंकि वो माँ बाप से पैदा होने के बाद ये सुनते आए हैं, और इसी तरह सिर्फ वो बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते, न पढ़ सकते हैं। तो ये लैंग्वेज इसका बहुत जो है बड़ा नुकसान है, जिससे कल्चर और सकाफत खतरे में है। बिल्कुल मैम, ये A लेवल और O लेवल के जो स्कूल्स हैं अगर अभी भी वो ये कोताही बरतते हैं तो आप लोग किस तरह से चेक एंड बैलेंस करेंगे? हम उनके इंस्पेक्शन करते हैं, उनके विजिट्स होते हैं, और अगर कोई कंप्लेन भी आते हैं तो उसमें भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके हम भेजते हैं, और इस तरह से हमें पता चलता है कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा। और साथ साथ जो काउंटी कैम्ब्रिज की जो कंट्री हेड है मैडम इस्लामाबाद में बैठती है, हमने उनको भी एक खत लिखा है कि आप अपने UK में हायब से बात करें कि ये टेलरिंग करें सिलेबस की और इसको सिंधी को शामिल करें, और इसी तरह ब्रिटिश काउंसिल को भी हमने खत लिखा है और इस वक्त हम उनके जवाब के मुंतजिर हैं। अदरवाइज अगर जवाब नहीं आता तो हम एक रिमाइंडर दोनों को दोबारा भेजेंगे। बिल्कुल मैम एक सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा है कि पहले स्कूल्स जो हैं प्रॉपर ग्राउंड हुआ करते थे, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे नस्ब हुआ करते थे, स्कूल क्या खूबसूरत नज़ारे होते थे। आजकल के स्कूल्स जो हैं वो बिल्डिंगों में तामीर कर दिए गए हैं। इस हिसाब से मुझे कुछ बताइएगा, नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा, इसकी वजह क्या है? असल में मैं न किसी स्कूल को फेवर करूंगी इस तरह से, क्योंकि जो जहनी तौर पे बच्चा वही आगे जाता है जो खेल कूद में भी पढ़ाई के साथ अच्छा हो, उसकी निशोनुमा अच्छी होती है। मैं आपके सवाल को समझती हूँ, लेकिन पहले कराची हैदराबाद में आप देखें तो बेंगलोर बनते थे, अब सिर्फ फ्लैट ही फ्लैट बन रहे। जगह की कमी और लोगों के ज्यादा से कराची मिनी पाकिस्तान कहलाता है। बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ आकर रहे हैं, जगह की कमी की वजह से फ्लैटें बन रहे हैं, बंगलोज भी नहीं है। ऐसे में पहले अमन अमान भी अच्छा था, सरकारी स्कूल दूर होते थे, पेरेंट्स बच्चियां भेजते थे। अब जितने हरासमेंट रेप के केसेस हैं आप देख रही हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हर पेरेंट चाहता है कि घर से करीब स्कूल हो, मैं वहाँ तालीम दूं उनको। और फिर हमारा जो एक्ट था 1962 का, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई आप प्ले ग्राउंड हो या ये न हो। अब 2005 तक जो बाज़ाब्ता रूल बने हैं, तो उसके बाद आकर हमारा प्ले ग्राउंड वाला भी आया है उसमें। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि कम से कम प्ले ग्राउंड न हो तो एक प्ले एरिया हो जहाँ बच्चे एक्टिविटी करें, लंच करें, दौड़ करें, तो इस तरह से। लेकिन अल्टरनेट स्कूल्स ने कुछ निकाला है कि वो अपने प्ले ग्राउंड में बच्चों को ले जाते हैं और वहाँ पे वो खेल कूद की जो एक्टिविटीज हैं वो करवाते हैं बाज़ाब्ता तौर पे। काफी स्कूल मेरे नॉलेज में है कि उनके हायर किए हुए हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी रफ़िया मल्ला साहिबा जिनसे हमने गुफ्तगू फरमाई। इसी के साथ साथ नाज़रीन ब्रेक का टाइम हो गया है, तो कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।